Okay students, let's get started with our ATP का course. This course is applicable for 2 syllabuses. पहला कौन सा है? Physics 5054, that is O levels physics, and second syllabus that this course is applicable for is 0625 IGCSE physics. सही है? तो दोनों subject codes के लिए this physics ATP guide is applicable. So how will we be covering the ATP? First of all, we will be looking at journal guidelines for solving ATP. मतलब कुछ जर्नल स्पेसिफिकेशंस, जर्नल थिंग्स जो आपको याद रखनी है वाइल सॉल्विंग इन एटीपी. सेकेंडली हम क्या कर रहे होंगे, वी विल बी सीइंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस. जैसे कि मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो वी विल बी सीइंग दैट, थर्मल फिजिक्स से आते हैं तो वी विल बी सीइंग दैट, लाइट एंड लेंसेज से भी क्वेश्चन आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आते हैं, करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आते हैं. व्हाट इज़ करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स? इट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव LDR, थर्मिस्टर, इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है दे कम इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. मैग्नेटिज्म से रिलेटेड भी सवाल आते हैं. देयर आर सम काइनेमेटिक्स या वॉल्यूम एंड डेंसिटी के सवाल वंस इन एवरी 5 years. सही है. एंड देन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस कोर्स विल बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2024. सही है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज जर्नल गाइडलाइंस while solving the ATP paper. So this is the ATP guidebook that will this is the ATP guidebook that we will be using. I have attached the download link in the description below. ठीक है. And now let's get started with the first topic, that is journal terminologies and specific things that you need to remember while solving an ATP. So first of all बच्चों, ATP में always the examiner gives you या refers you 2 types of errors. ठीक है. कौन कौन से errors होते हैं? Systematic errors and what was the second type of error that we use in ATPs? Random errors. सही है. So दोनों को हम पढ़ लेते हैं. Systematic errors बच्चों क्या होते हैं? Systematic errors वो होते हैं जो आपकी सारी वैल्यूज़ को either understate करते हैं या overstate करते हैं. तो ये तो मैंने बहुत मुश्किल कह दिया. What is the simpler version of this? Let's suppose आपकी ट्रू रीडिंग्स ये आनी चाहिए थी. आपकी ट्रू रीडिंग्स ये आनी चाहिए थी 1 2 3 4 and 5. सिस्टमैटिक एरर की वजह से पता है क्या होगा? ऑल दीज रीडिंग्स विल शिफ्ट बाय द सेम अमाउंट. तो लेट सपोज 1 जो हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा 6. हर रीडिंग में +1 हो गया. तो सिस्टमैटिक एरर का मतलब समझ आया? सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स जिसकी वजह से इंटायर बंच ऑफ वैल्यूज आइदर ओवरस्टेट हो जाती हैं या अंडरस्टेट हो जाती हैं. अच्छा, दिस इज़ ओवरस्टेट की एग्जाम्पल. ठीक है. दिस इज़ ओवरस्टेटिंग. यहाँ पे ये भी पॉसिबल था कि दीज वैल्यूज़ गेट अंडरस्टेटेड. ठीक है. लेट सपोज ये 1 हो जाता 0, 2 हो जाता 1, 3 हो जाता 2, 4 becomes 3, 5 becomes 4. तो दिस इज़ अंडरस्टेटेड वैल्यूज़. हर वैल्यू से आपने 1 माइनस कर दिया. ये भी सिस्टमैटिक एरर ही कहलाएगा. ठीक है. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होते हैं जिसकी वजह से सारी वैल्यूज़ में सिमिलर एरर आना शुरू हो जाता है. ठीक है. एंड ये अक्रॉस ऑल रीडिंग्स होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स. ठीक है. अब सिस्टमैटिक एरर्स बच्चों कुछ टाइप के होते हैं या कुछ वजहों से होते हैं जो एग्जामिनर्स यूजुअली ATP में पूछ रहा होता है. तो वो वजहें क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर कभी कभार आपसे पूछ लेगा वाई इज़ दिस एरर अराइजिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एरर है. सेकेंडली आप बताओगे किस वजह से हो रहा है. ठीक है. तो जो 4 मेन चीज़ें जो एग्जामिनर पूछता है ना एग्ज़ाम में जो सिस्टमैटिक एरर होती हैं वो ये हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है? डेड स्पेस इन रूलर्स. देखो रूलर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं होते. ये देखो, इफ़ आई जूम इन हेयर, डेड स्पेस इन रूलर, ये वाली जो चीज़ है ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही. ठीक है. तो ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है? दिस इज़ डेड स्पेस. ठीक है. डेड स्पेस इन रूलर्स ऑल्सो क्रिएट सिस्टमैटिक एरर्स. इसकी वजह से क्या होगा? इस गैप की वजह से आपकी सारी वैल्यूज़ अंडरस्टेट होंगी. क्यों? क्योंकि इस गैप में आपकी लेंथ जो है चीज़ की मेजर ही नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की. लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया तो इसकी एक्चुअल जो आपने रीडिंग निकाली होगी वो 3.5 सेंटीमीटर है, बट होनी क्या चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 3.7, बिकॉज यू डिडंट कंसिडर दिस एरिया. यहाँ से 0 की रीडिंग स्टार्ट ही नहीं हो रही. सो दिस इज़ डेड स्पेस एंड इस वजह से बच्चों आपका सिस्टमैटिक एरर अराइज करते हैं. ठीक है. सेकेंड क्या चीज़ होती है सिस्टमैटिक एरर की? ब्रोकन एज ऑफ अ रूलर. दिस ऑल्सो कॉजेज सिस्टमैटिक एरर. थर्ड क्या चीज़ होती है सिस्टमैटिक एरर की? इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर और एनी मेजरिंग डिवाइस.
अगर आपकी मेजरिंग डिवाइस इनप्रॉपरली कैलिब्रेटेड है तो इट इज़ बाउंड टू गिव अ सिस्टमैटिक एरर। और चौथी कौन सी सोर्स होती है सिस्टमैटिक एरर की? ज़ीरो एरर। दीज आर 4 सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ये 4 सोर्सेज हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क की जाती हैं। इसके अलावा भी कोई और यू कैन सी इट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, ज़ीरो एरर क्या होती है बच्चों? ज़ीरो एरर को अब पढ़ लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि ज़ीरो एरर इज़ अ सिस्टमैटिक एरर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट विल शिफ्ट ऑल द वैल्यूज़ इन द सेम डायरेक्शन एंड बाय द सेम अमाउंट। क्या होगा? वैल्यूज़ विल शिफ्ट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब आइदर ओवर स्टेट होंगी या अंडर स्टेट होंगी, एंड क्या होगा? एंड all the values will get affected, all the values affected। ठीक है, this is the case। ठीक है, अब ज़ीरो एरर्स दो तरह के होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह के ज़ीरो एरर्स देखने से पहले वी नीड टू सी ज़ीरो एरर्स आते कब कब हैं। व्हाट आर सम इंस्टेंसेज इन द पास्ट पेपर्स जब ज़ीरो एरर आते हैं? तो दीज वर द 5 इंस्टेंसेज दैट आई वॉज एबल टू स्पॉट जब ज़ीरो एरर्स आते हैं। एग्जामिनर यूजुअली ज़ीरो एरर के सवाल इन 5 इंस्टेंसेज पे पूछता है। कौन कौन से 5 इंस्टेंसेज है? ज़ीरो एरर अराइजेज जब मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर डज नॉट कोइंसाइड विद द वर्नियर स्केल। ठीक है, तब आता है ज़ीरो एरर। और कब आता है ज़ीरो एरर? ज़ीरो एरर कम्स व्हेन द मेन स्केल ऑफ द माइक्रोमीटर डजेंट अलाइन विद द थिम्बल स्केल। ठीक है, डेड स्पेस इन रूलर्स भी होता है ज़ीरो एरर्स का पर्पस। ठीक है, कॉजेशन। ठीक है, एक और जो इंस्टेंसेस हो सकता है ज़ीरो एरर का इज़ दैट एमीटर जो है आपका कोई वैल्यू शो कर रहा हो, लेट्स से 0.1 एम्पियर, व्हेन देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग, जब करंट इज़ ज़ीरो बट एमीटर इज showing a reading of 0.1 ampere. So this is also a zero error. Another zero error की example that is frequently used in the past paper is that top pan balance पे जब आप कुछ भी प्लेस नहीं करोगे तब भी वो रीडिंग दे रहा होगा, let's suppose 10 grams 20 grams की। ठीक है, so this is also an example of a zero error. Now there are two types of zero errors, positive zero errors and negative zero errors. Positive zero errors में क्या होता है बच्चे? वैल्यूज़ ओवर स्टेट हो जाती हैं, तो इसलिए आप क्या करते हो? मेजर्ड वैल्यू से ज़ीरो एरर माइनस कर देते हो। सिंपल फार्मूला, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। लेट्स सी अ डायग्राम ऑफ दिस। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? वी हैव द वर्नियर स्केल नॉट अलाइंड विद द मेन स्केल। ओके, वर्नियर कैलिपर आई नो इज़ नॉट इन द सिलेबस बट आई एम शोइंग दिस जस्ट टू शो यू कि किस तरह वैल्यूज़ ओवर स्टेट होती हैं। ठीक है, और नेगेटिव ज़ीरो एरर्स में बच्चों क्या होता है? द वैल्यूज़ बिकम अंडर स्टेटेड, इस वजह से भी जस्ट प्लस द ज़ीरो एरर। ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसमें ज़ीरो एरर प्लस कर देते हैं। सिंपल। ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज टू फार्मूला। जब भी नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा यू प्लस द ज़ीरो एरर, जब भी पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा यू विल माइनस द ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है? वैल्यूज़ ओवर स्टेट हो जाती हैं। नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है? वैल्यूज़ अंडर स्टेट हो जाती हैं। सिंपल। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ एरर्स जो एग्जाम में आते हैं एटीपी में यूजुअली, दे आर रैंडम एरर्स। ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ा था, लेट्स सी, चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी इफ़ आई कैन गेट अ स्पेस। यस, देखो सिस्टमैटिक एरर्स में क्या हो रहा था? सिस्टमैटिक एरर्स में क्या हो रहा था? इफ़ सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स का मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स में क्या हो रहा था बच्चों कि अगर आपकी 5 वैल्यूज़ है 1 2 3 4 एंड 5, तो दे विल ऑल गेट एन एरर ऑफ अ सिमिलर अमाउंट। 1 क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा 6। हर किसी में एरर क्या आ गया? +1 का। रैंडम एरर में इस तरह नहीं होता। रैंडम एरर में देयर इज़ अ वेरिएबिलिटी ऑफ एरर, मतलब किसी में एरर 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, इस तरह। लेट्स सपोज दीज आर रैंडम एरर्स की वजह से ये वैल्यूज़ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई हैं, तो 1 विल बिकम 0, 2 विल बिकम 3 will become 4 will become 6, 5 will become any random number 3। तो इसमें क्या हुआ? लेट मी मार्क इट विथ अनदर कलर। इसमें क्या हुआ? 1 से 0 जा रहे हो तो -1 का एरर आ रहा है, 2 से 3 जा रहे हो तो +1 का एरर आ रहा है। तो देख सकते हो एरर की अमाउंट डजेंट स्टेज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वैल्यूज़। ठीक है, हालांकि सिस्टमैटिक एरर में सेम अमाउंट ऑफ एरर वॉज अप्लाइंग इन द इंटायर वैल्यूज़,
तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। रैंडम एरर्स की देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। रैंडम एरर इज़ द फ्लक्चुएटिंग एरर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट डिफर्स फ्रॉम मेजरमेंट टू मेजरमेंट, ठीक है। रैंडम एरर्स जो है वो डिफर करेंगे फ्रॉम मेजरमेंट टू मेजरमेंट, कभी नेगेटिव में होगा, कभी पॉजिटिव में होगा, कभी जीरो होगा, ठीक है। रैंडम एरर्स की 3 सोर्सेज जो है वो हमने एग्जाम में ओ लेवल्स में पढ़ी हैं। क्या होती हैं? एटीपी में यूजुअली आती हैं ये। ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से आ सकता है रैंडम एरर, फर्स्ट सोर्स। सेकेंड सोर्स क्या हो सकती है? फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर कंडीशंस, ये सेकेंड सोर्स हो गई रैंडम एरर की। थर्ड सोर्स क्या होती है? पैरेलक्स एरर। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज सोर्सेज, ठीक है। अब बच्चों अगर ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से रैंडम एरर आ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या देंगे एग्जाम में? सिंपल है, टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेक देयर एवरेज वैल्यू, सिंपल। ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से अगर रैंडम एरर आ रहा है तो व्हाट विल यू डू? यू विल टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेक देयर एवरेज वैल्यू, सिंपल। अब अगर पैरेलक्स एरर आ रहा है तो व्हाट यू विल डू? टू रिड्यूस पैरेलक्स एरर, एक बात ये याद रखो कि पैरेलक्स एरर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रैंडम एरर, ठीक है। अब पैरेलक्स एरर को रिमूव करने के लिए व्हाट विल यू डू? यू विल मेक श्योर दैट योर लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द रीडिंग, सिंपल, ठीक है। ऑल्सो थर्ड टाइप क्या थी रैंडम एरर्स की? फ्लक्चुएशंस इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को आप किस तरह केटर कर सकते हो या किस तरह एरर्स रिड्यूस कर सकते हो ड्यू टू दिस? यू कैन टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेक देयर एवरेज, सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेन या जर्नल टॉपिक रिलेटेड टू एटीपी, दैट इज ग्राफ प्लॉटिंग। ग्राफ प्लॉटिंग में बच्चों मैंने इस तरह किया है कि आई हैव हाईलाइटेड 10 to 11 पॉइंट्स जो आपको हमेशा ग्राफ प्लॉटिंग में रिमेंबर करने। आई विल गो थ्रू इट, देन वी विल डू एन एग्जाम क्वेश्चन एंड होपफुली थिंग्स विल गेट क्लियर, ठीक है। अच्छा, ग्राफ प्लॉटिंग में द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, फर्स्टली स्केल आपने इस तरह का चूज करना है कि इट कवर्स द एंटायर ग्राफ, ठीक है। लेट सपोज आपकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह की हैं, फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ बनाना है। आपकी वैल्यूज़ हैं 1 न्यूटन पे एक्सटेंशन हो रही है लेट से 0.2, 2 न्यूटन पे एक्सटेंशन हो रही है 0.4, 3 पे हो रही है 0.5 एक्सटेंशन, ठीक है। दीज आर एक्सटेंशन एंड फोर्स की वैल्यूज़। तो आप बच्चे स्केल ना इस तरह का लोगे कि आपका ग्राफ कवर्स एटलीस्ट 75% ऑफ द ग्राफ। ऐसा नहीं कर सकते कि फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ बनाते हुए यू टेक 10 यूनिट्स ऑन द फोर्स, तो ये तो ग्राफ एक ब्लॉक में ही बन जाएगा, सिंपल। इट वुडेंट कवर इवन 20% ऑफ द ग्राफ। और जो अच्छे बच्चे होते हैं या दोज हु वांट टू स्कोर ए ग्रेड, दे मेक श्योर कि दे कवर 75% ऑफ द ग्राफ। अब 75% ऑफ द ग्राफ करना है इन दीज 3 वैल्यूज, सो हाउ विल यू डू इट? यू विल प्लॉट 0.5 न्यूटन के बॉक्सेज हियर। फॉर द एक्सटेंशन यू कैन प्लॉट 0.1 के बॉक्सेज, 0.1, 0.2, 0.3, दिस वुड बिकम 0.4, दिस वुड बिकम 0.5। अब क्या होगा? अब सिंपली सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करते जाओ। 0.2 पे वी हैव 1, here comes the first point, 0.4 पे we have 2, here comes the second point, 0.5 पे we have 3, here comes the third point. You plot a line through these graphs, ठीक है, लाइन होनी चाहिए, ठीक है। So this marks the basically अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि 75% ऑफ द ग्राफ किस तरह कवर करना है, ठीक है। किस तरह कवर करना है बच्चों कि यू हैव टू गिव सच अ स्केल। जैसे देखो, यू कुडेंट हैव गिवन अ स्केल लाइक दिस कि फोर्स पे आपने 10 के ब्लॉक्सेस बनाना शुरू कर दिए और एक्सटेंशन पे आपने 0.5 के। दिस वुड जस्ट अलाउ द ग्राफ टू एंड हियर, 10% में ही ग्राफ एंड हो जाएगा। यू डोंट वांट दिस, यू वांट द ग्राफ टू कवर एटलीस्ट 75% ऑफ द पेज, ठीक है। सो यू विल गिव सच अ स्केल। So I hope this is clear to you guys. You have to give a scale such that all the values get covered on the graph, ठीक है, and graph covers at least 75% of the page. We will also look at an exam question related to it. Now let's come on to the second property while making a graph. The axis should be linear, ठीक है, axis linear होना चाहिए। जो आप gaps दे रहे हो, जैसे 0 के बाद 1 आ रहा है तो इतने ही गैप के बाद 2 आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। सो दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने, नॉन यूनिफॉर्म प्लॉटिंग इज़ अनएक्सेप्टेबल। जितने गैप के बाद, जितना गैप है 0, 1 के बीच में, उतना ही गैप होना चाहिए 0, 1 और 2 के बीच में।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपने 2 की जगह 3 लिख दिया. दिस वुड बी नॉन यूनिफॉर्म प्लॉटिंग एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है. और जितना गैप 1 और 2 के बीच में उतना ही गैप 2 और 3 के बीच में होगा. एंड वी विल मार्क 3 ईयर. जितना गैप 2 और 3 के बीच में उतना ही गैप 3 और 4 के बीच में होगा. ठीक है. इन एग्जाम यू डोंट नीड टू एग्जैक्टली मेजर द गैप्स बिकॉज यू आर गिवन बॉक्सेज, लार्ज बॉक्सेज गिवन होते हैं. ठीक है. तो अगर एक बॉक्स में 1 मार्क किया है, मतलब इफ दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1, तो द सेकेंड बॉक्स ऑल्सो मस्ट रिप्रेजेंट 1 और यहाँ पे 3 आना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल मेकिंग अ ग्राफ. ठीक है. अ रीडेबल स्केल मस्ट बी चूज. ठीक है. रीडेबल स्केल से क्या मुराद है? ये मुराद है कि लेट सपोज आपने स्केल चूज़ किया, 1 बॉक्स रिप्रेजेंट्स 2 यूनिट्स. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? इफ़ आई वॉन्ट टू प्लॉट 1, मैं यहाँ पे बीच में आ जाऊँगा. ठीक है. इफ़ आई वॉन्ट टू प्लॉट 0.5, मैं 0 और 1 के बीच में चले जाऊँगा. इफ़ आई वॉन्ट टू प्लॉट 1.5, मैं 1 और 2 के बीच में चले जाऊँगा. ठीक है. दिस वॉज ईजी टू रीड, ईजी टू लोकेट पॉइंट्स. बट वॉट इज़ द डिफ़िकल्ट स्केल? डिफ़िकल्ट स्केल, लेट सपोज आपने कहा कि एवरी बॉक्स रिप्रेजेंट्स 3 यूनिट्स. अब डिफ़िकल्ट स्केल है. नाउ व्हाट इज़ अ डिफ़िकल्ट स्केल टू रीड? लेट सपोज आपने ये कहा कि एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 3 यूनिट्स. ठीक है. दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट स्केल टू रीड. वाई? क्योंकि ये जो बॉक्सेज होंगे ना, दीज विल कम आउट टू बी इन डेसिमल प्लेसेज. यू विल हैव टू ऐड थिंग्स. लेट सपोज 0.03, 0.03 इस तरह चीज़ें ऐड कर रहे हो. दिस वुड मेक थिंग्स हेक्टिक. इसलिए वी डोंट प्रेफर टू यूज़ स्केल्स ऑफ, वी अवॉइड स्केल्स ऑफ 3. मना करते हैं एग्जामिनर्स और बेसिकली सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी टू यूज़ स्केल्स ऑफ 3. वी यूज़ स्केल्स ऑफ आइदर 2 और 5. मतलब आपके ग्राफ में इस तरह की अगर स्केल है 0, 2, 4, 6, 8, मेक श्योर द गैप्स आर इवन, जो कि हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था, यूनिफॉर्म प्लॉटिंग. ठीक है. 8, 10 इस तरह का सही है. 5 वाली स्केल भी सही है. 0, 5, 10, 15, 20 एनी इवन नंबर या फिर 5 का मल्टीपल इज गुड. ठीक है. दिस इज गुड, दिस इज गुड. बट व्हाट इज रॉन्ग? 3 की स्केल प्लॉट करना इज रॉन्ग. लेट सपोज आपने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6. दिस इज रियली रॉन्ग एंड नॉट एडवाइजेबल. नॉट एडवाइजेबल. अवॉइड दिस. प्रॉपर्टी 4 पे आ जाओ, जो आपने याद रखनी है व्हेन ड्राइंग अ ग्राफ. ऑलवेज गिव द सिंबल ऑन दी एक्स एंड वाई एक्सिस. लेट सपोज आप फोर्स प्लॉट कर रहे थे वाई एक्सिस पे, तो पुट फोर्स एंड न्यूटन लाइक दिस. ठीक है. एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंशन का सिंबल एंड व्हाट वाज द एक्सटेंशन इन, लेट सपोज सेंटीमीटर, सो स्लैश यूनिट. ठीक है. हमेशा एक्सिस पे आपने एक तो सिंबल देना है, जैसे फोर्स एफ से रिप्रेजेंट हो रही थी तो वी गिव एफ, और स्लैश यूनिट देना है. फिर वाई एक्स एक्सिस पे क्या करना है? सिंबल देना है और यूनिट देना है जिससे वो रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है. अच्छा, वाइल प्लॉटिंग द ग्राफ यू हैव टू आइदर यूज डॉट्स इस तरह के और क्रॉसेस इस तरह के. ठीक है. एंड अगर आप डॉट्स यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर दे आर नॉट टू थिक. ठीक है. अच्छा, अब 6 पॉइंट पे आ जाओ. ग्राफ 6 पॉइंट क्या है कि हमेशा एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप 0, 0 से स्टार्ट करो ओरिजिन से. हेयर 0 एज वेल एंड वाई एक्सिस पे 0 एज वेल. वाई और एक्स एक्सिस पे 0 से स्टार्ट करने का हमेशा एग्जामिनर नहीं कहता. कभी कभार ही सेज टू स्टार्ट फ्रॉम अ मिडिल पॉइंट. लेट सपोज 0.5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड 7 न्यूटन फ्रॉम द वाई एक्सिस. तो यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड डोंट फोर्स ओरिजिन पे जाना. ठीक है. लेट्स कम ऑन टू पॉइंट 7. ठीक है. एग्जामिनर विल ऑलवेज एग्जामिनर या तो आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए बोलेगा, एक कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए बोलेगा. सो लेट्स लुक एट दीज 2 टर्म्स. लाइन ऑफ बेस्ट फिट बच्चे क्या होती है? लेट सपोज दिस इज फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ. वी हैव अ पॉइंट हियर, पॉइंट हियर, पॉइंट हियर, पॉइंट हियर, हियर एंड 2 पॉइंट्स हियर. ठीक है. अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बच्चे क्या होती है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज़ दैट लाइन जो बिल्कुल बैलेंस लाइन है. मतलब उसके ऊपर भी उतने ही पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, उसके नीचे भी इतने ही पॉइंट्स हैं. एंड इट पासिस थ्रू सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. ये 2 पॉइंट से पास कर रही है और इसके ऊपर भी 3 पॉइंट्स हैं, नीचे भी 3 पॉइंट्स हैं. दिस इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट और अ बैलेंस्ड लाइन. ठीक है. एग्जामिनर यूजुअली इंस्ट्रक्ट्स यू टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट और अ कर्व ऑफ बेस्ट फिट. तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट इस तरह बनती है कि आप ट्राई करते हो कि मैक्सिमम पॉइंट से जाए, गिवन दैट वन थिंग,
आप ट्राई करते हो क्या, देखो बेस्ट फिट की लाइन में ना आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, आपकी ज़िंदगी आसान है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट में यू नीड टू रिमेंबर 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैक्सिमम पॉइंट्स से पास थ्रू होनी चाहिए। सेकेंडली क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक मीट की एक छोड़ दी, बोथ शुड बी मेट। मैक्सिमम पॉइंट से पास होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स बिलो द लाइन। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू द कर्व ऑफ बेस्ट फिट। कर्व ऑफ बेस्ट फिट भी इसी तरह बनता है। बेसिकली इट इज़ अ बैलेंस कर्व ट्राइंग टू पास थ्रू मैक्सिमम पॉइंट्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट से पास कर रही है और इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव है और इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट बिलो है। सिंपल। अच्छा, दीज आर सम जर्नल थिंग्स जो एग्जामिनर यूजुअली लिखते हैं अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट में। क्या लिखते हैं भाई, थिन एंड लाइट पेंसिल से बनाओ ग्राफ। ठीक है, आपका ग्राफ शुड बी एक्यूरेट टू 1 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी 1 स्मॉल बॉक्स के इक्वल होनी चाहिए। मतलब लेट सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस रिप्रेजेंट अ टोटल ऑफ 5। ठीक है, ये 0 है। देन अनदर 5 कैन रिप्रेजेंट 1 2 3 4 5, दिस कुड रिप्रेजेंट 10। ठीक है, अब एक्यूरेसी टू 1 स्मॉल बॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू 2 आ रही है एंड यू प्लॉट 0 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, आपकी वैल्यू 2 आ रही है एंड यू प्लॉट समवेयर अराउंड हेयर, बीच में, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, बट इफ़ यू प्लॉट दिस 2 की वैल्यू एट 1, दैट वुडंट बी एक्सेप्टेबल। ट्राई करो कि सारी वैल्यूज़ अपनी जगह पे ही प्लॉट करो, 2 को 2 पे ही प्लॉट करो। बट इफ़ यू हैव बाय मिस्टेकिंगली प्लॉटेड 2 on 1, मतलब एक स्मॉल बॉक्स का फ़र्क है। मतलब आपने अगर ग्राफ पेपर देखा हो, आई विल जस्ट शो यू, इट हैज़ 10 बॉक्सेस। ठीक है, 10 स्मॉल बॉक्सेस, उसमें अगर एक स्मॉल बॉक्स का फ़र्क आ रहा है ना रीडिंग में, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 9 प्रॉपर्टी क्या है, या 9th थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर वाइल ड्राइंग अ ग्राफ इज़, जब भी आप ग्रेडियंट निकाल रहे होगे ना, यस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ग्रेडियंट निकाल रहे होगे तो ट्राई करोगे 50% ऑफ द ग्राफ कवर हो। ठीक है, ग्रेडियंट निकाल रहे होगे तो यू विल चूज सम पॉइंट्स, लेट सपोज ए एंड बी, कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे दैट कवर एटलीस्ट 50% ऑफ द ग्राफ। ठीक है, और ग्रेडियंट निकालते वक्त यू हैव टू ड्रॉ दिस डॉटेड ट्राइंगल ज़रूरी है। ठीक है, नॉट अ सॉलिड लाइन का ट्राइंगल, डॉटेड लाइन का ट्राइंगल ज़रूरी है। ऑल्सो यू कैन राइट योर पॉइंट्स हियर। बी के साथ क्या लिख सकते हो, x2 y2, और ए के साथ क्या लिख सकते हो, x1 y1, सिंपल। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें दैट यू मस्ट रिमेंबर वाइल प्लॉटिंग द ग्रेडियंट ऑफ अ ग्राफ। क्या क्या है देखो, यहाँ पे ही मैंने लिखी हुई है, पॉइंट्स मस्ट बी मार्क, डॉटेड ट्राइंगल मेड, points must cover 50% of the graph, it is preferred to write x1 y1 and y2 x2 y2, simple। ठीक है, this wouldn't be acceptable as a gradient। ठीक है, क्यों, this covers less than 50% of the graph। ठीक है, less than 50% of the graph is covered, hence this graph wouldn't be acceptable। और gradient का फॉर्मूला क्या है बच्चों, y2 minus y1 x2 minus x1। ये y2 y1 x2 x1 आएंगे कहाँ से, from these points a b। ठीक है, so you will plug in the values and calculate the gradient, simple। now how to calculate the gradient of a curve, simple है यार ये भी। a gradient of curve निकालने के लिए first of all आप क्या करते हो, जो given point होता है, let's suppose मुझे x is equals to 3 पे इस कर्व का ग्रेडियंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगा इस तरह। ठीक है, फिर क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद टेंजेंट के ऊपर 2 पॉइंट्स लूँगा, कर्व के ऊपर नहीं, टेंजेंट के ऊपर। लेट सपोज ये पॉइंट ले लिया एंड लेट सपोज ये पॉइंट ले लिया। बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1, बी के x2 y2, एंड देन आई जस्ट अप्लाई द ग्रेडियंट का फॉर्मूला, दैट इज y2 minus y1 x2 minus x1। एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट ए और बी जो पॉइंट्स हैं बच्चों, वो टेंजेंट पे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कर्व पे हो। ठीक है, अच्छा, and the 11th and the last point that you need to remember is dependent variables come on the y-axis and independent variables come on the x-axis। ठीक है, independent और dependent variables का मतलब क्या है, basically let's suppose you have to draw pressure versus volume का ग्राफ। आप वॉल्यूम कम करते जा रहे हो, पहले 50 था, फिर 40 था, फिर 30 था, फिर 20 था, फिर 10 था। कॉन्सिक्वेंटली देखो आप क्या कम कर रहे हो, वॉल्यूम। जो चीज़ आप चेंज करते हो ना, दैट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, द थिंग दैट यू चेंज इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आप क्या चेंज कर रहे हो, आप वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन चेंज कर रहे हो बाय प्रेसिंग इट और
एक्सपेंडिंग इट, ठीक है। इसके थ्रू जब आपने वॉल्यूम चेंज किया उसकी वजह से जो क्वांटिटी चेंज होगी ना, इस वजह से वॉल्यूम की वजह से जो क्वांटिटी चेंज होगी दैट विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। और क्या चीज़ चेंज होगी? प्रेशर। प्रेशर इनिशियली सपोज कर लो 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो बच्चों क्या चीज़ हमने पढ़ी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच यू चेंज इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कीपिंग एवरीथिंग कॉन्स्टेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने की वजह से जो वेरिएबल कॉन्सिक्वेंटली चेंज होता है इट इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, सिंपल, ठीक है। एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कौन से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। सेकेंडली एग्जाम में ही विल ऑलवेज टेल यू कौन से एक्सेस पे प्लॉट करना है। दिस इज जस्ट अ प्रिकॉशनरी स्टेप फ्रॉम माई साइड कि आपको पता हो कि इंडिपेंडेंट कौन से वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट कौन से होते हैं। अच्छा, नाउ 5 मिनट्स फॉर दोज हु आर टेकिंग प्रैक्टिकल्स, उनके लिए सिर्फ थोड़ी बहुत टिप्स हैं ये, ठीक है। दोज दैट आर गिविंग ओनली प्रैक्टिकल का एग्जाम एंड नॉट ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, मेक श्योर यू टेक ओनली 6 रीडिंग्स, चाहिए 6 रीडिंग से ज़्यादा ना लो, टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। मेक श्योर कि जो आप टेबल बना रहे हो उसमें इवनली स्प्रेड आउट रीडिंग्स हो, 10-10 का डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 10-10-10, ठीक है। सेकेंडली जो आप टेबल बना रहे हो उसमें मेक श्योर करो कि आपने हेडिंग सही तरीके से दी हुई है। हेडिंग किस तरह देते हैं बच्चों? सिंबल एंड स्लैश यूनिट, जिस तरह हमने ग्राफ की दी थी उसी तरह हम यहाँ पे भी देंगे, ठीक है, कॉलम की हेडिंग। एंड थर्डली द थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट ऑल द रीडिंग्स मस्ट हैव सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देख रहे हो, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। दिस इज़ फॉर दोज हु आर टेकिंग प्रैक्टिकल्स। ऑल्सो वन लास्ट थिंग इज कि डेसिमल प्लेसेस ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड रीडिंग्स मस्ट बी सेम। देख रहे हो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 1 1 1 1 1, सो दिस इज एक्सेप्टेबल। यहाँ पे 0 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, सो दिस वुडंट बी एक्सेप्टेबल क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आर वेरिंग, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आरंट वेरिंग, सबकी वैल्यू 1 है, सो दिस विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। दीज आर सम प्रैक्टिकल की टिप्स जो ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल नहीं दे रहे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम क्वेश्चन वेयर वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ फॉर ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। ओके, लेट्स सी वी हैव दीज रीडिंग्स, सही है। यहाँ पे इफ आई जूम आउट अ बिट मोर, ठीक है, वी हैव दीज रीडिंग्स n नंबर ऑफ क्लिप्स, सही है, एंड टाइम t इज इक्वल टू सेकेंड, सही है। टाइम t सेकेंड्स है और n इज n नंबर ऑफ क्लिप्स। ऑन द ग्रिड बिलो प्लॉट द ग्राफ ऑफ t ऑन द y एक्सिस। उसने हमें t बता दिया, y एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं t लिख दूंगा, स्लैश में क्या लिखूंगा? s, ठीक है, यूनिट क्या है? s, एंड n ऑन द x एक्सिस। n ऑन द x एक्सिस है तो मैं यहाँ पे n लिख दूंगा, स्लैश क्या कर दूंगा? नंबर ऑफ क्लिप्स, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लिप्स, ठीक है। आफ्टर लेबलिंग द एक्सिस, सेकेंड का मेरा क्या होगा? आई हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो मुझे क्या पता है एक्स एक्सिस पे आई हैव अ रेंज ऑफ 22 से लेकर 6। तो इट वुड बी बेटर फॉर मी कि अगर मैं ये करूँ कि एक स्मॉल बॉक्स या 10 स्मॉल बॉक्सेस on x axis represent what? 5 paper clips, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दिस इज 10, ओह दिस इज 5, ठीक है। तो हमने क्या स्केल रखी है ऑन x एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट 5 पेपर क्लिप्स। उसके बाद वापस 10 स्मॉल बॉक्सेस हो गए तो दिस विल बिकम 10 पेपर क्लिप्स, दिस विल बिकम 15 पेपर क्लिप्स। एवरी 10 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स 5 पेपर क्लिप्स, डू रिमेंबर दिस। ये हो गया बच्चे 20 पेपर क्लिप्स, दिस बिकम्स 25 पेपर क्लिप्स एंड दिस बिकम्स 30 पेपर क्लिप्स, ठीक है। तो हमने अपनी सारी वैल्यूज़ कवर कर दी, 6 से लेकर 22 तक सारी प्लॉट हो जाएंगी इसमें, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है बच्चों? 1.37 से लेकर वी हैव टिल 0.73। सो इट विल मेक सेंस कि अगर मैं ये ग्राफ 0 से स्टार्ट ना करूँ यहाँ पे, एंड ऑन द y एक्सिस आई रिप्रेजेंट each small box, every 10 small boxes, we can say that कि y axis पे 10 small boxes, let's suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these 10 small boxes represent what? These will represent 0.1 seconds, ठीक है। और एक और काम करते हैं, सही है। सो डू यू अंडरस्टैंड कि 10 स्मॉल बॉक्सेज ऑन द y एक्सिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? 0.1 सेकेंड्स। एक और चीज़ याद रखो बच्चों, हमारी फर्स्ट रीडिंग क्या है? 0.73 सेकेंड्स। तो वी डोंट नीड टू प्लॉट पीछे वाली सारी वैल्यूज़,
We can start the y-axis from a middle value such as 0.7 seconds. उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This becomes what? 0.8 seconds. उसके बाद वापस 10 small boxes किए, this becomes 0.9 seconds. उसके बाद वापस 10 small boxes किए, this becomes 1 second. And other 10 small boxes, this becomes 1.1 second. And other 10 small boxes, this becomes 1.2 seconds. And other 10 small boxes, and this becomes 1.3 seconds. And other 10 small boxes, and this becomes 1.4 seconds. So your graph is completely plotted. Scale हमने बता दिया and axis label कर दिए. Now what two things are left to give you the 4 marker? क्या करोगे? First, अब देखो आपके 2 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 4. क्यों? क्योंकि आपने एक तो स्केल दे दिया सही, एक आपने लेबल कर दिया एक्सिस. जो थर्ड मार्क है, द थर्ड मार्क यू विल गेट बाय पुटिंग डाउन दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. ठीक है, प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. फोर्थ मार्क किस चीज़ का है बच्चों? फोर्थ मार्क इज फॉर ड्रॉइंग द लाइन और कर्व ऑफ बेस्ट फिट. इट मस्ट बी इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन. अगर लाइन है तो लाइन बनाओगे, कर्व है तो कर्व बनाओगे. क्या लिखा है इसमें? कर्व बनाना है. सो वी विल हैव टू क्रिएट द कर्व ऑफ बेस्ट फिट. ठीक है, सो दीज आर योर थर्ड एंड फोर्थ मार्क. यू कैन डू इट एट योर होम. सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द जर्नल गाइडलाइंस फॉर ATP का लेक्चर. इन द नेक्स्ट video we will be covering measurement techniques के ATPs and will be going through the theory for measurement techniques.